हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बीएससी सेकंड ईयर डाइवर्सिटी ऑफ एंजियोस्पर्म के नाम से एक अलग से आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, सभी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। दोस्तों, इस सेमेस्टर से अभी हम कवर कर रहे हैं फैमिलीज को, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं उनको मैं कवर कर चुका हूं। अभी हमने जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज की लिस्ट में लगभग 10 फैमिली को मैं कवर कर चुका हूं, और आज मैं कवर करूंगा फैमिली नंबर 11। ये फैमिली नंबर 11 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में। फैमिली एपोसाइनेसी का सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इनफ्लोरेसेंस के बारे में, इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर, फ्लोरल फॉर्मूला, डायग्राम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिर उसके बाद अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हम सिंपली आपको एक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्च करना है बायोबुक टैग। बायोबुक टैग सर्च करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपके सामने आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ज्वाइन का। ज्वाइन का ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, और बीएससी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी अगर नोट्स या पीडीएफ मुझे सेंड करना होता है तो मैं वहीं पर सेंड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फैमिली नंबर 11, फैमिली एपोसाइनेसी। इसे हम नेरियम फैमिली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि नेरियम की सभी स्पीसीज इस फैमिली के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैमिली एपोसाइनेसी का सिस्टमेटिक पोजीशन या इसका क्लासिफिकेशन। यहाँ पर ये जो सिस्टमेटिक पोजीशन दिया गया है ये बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग है। आपकी बुक्स या नोट्स के अंदर ये क्लासिफिकेशन हचिंसन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और दोनों ही बेस्ट हैं। आप चाहे बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन याद कीजिए या फिर हचिंसन के अकॉर्डिंग याद कीजिए, दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फैमिली एपोसाइनेसी को सब क्लास गैमोपेटेली के अंदर रखा है तो क्यों रखा है, अगर आपने इसे सीरीज बाइकार्पेलेटी के अंदर रखा है तो क्यों रखा है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, तभी उस क्लासिफिकेशन का एक सही मतलब आप पता कर सकेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन फैमिली एपोसाइनेसी का। फैमिली एपोसाइनेसी को डिवीजन एंजियोस्पर्मी के अंदर रखा गया है। दैट मीन्स एंजियोस्पर्मी के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर्स पाए जाते हों। सभी फ्लावरिंग और सीडेड प्लांट एंजियोस्पर्मी के अंदर आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि फैमिली एपोसाइनेसी के अंदर जो प्लांट्स हैं उनमें फ्लावर्स होंगे और उसमें सीडेड होंगे। ठीक है, सीड यानी बीज भी पाए जाते हैं। क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया है। इससे यह प्रदर्शित होता है, इससे यह शो होता है कि इस फैमिली में ये सभी के सभी जो प्लांट हैं वो सब के सब डाइकोट प्लांट हैं। और डाइकोट प्लांट को पहचानने का, या डाइकोट या मोनोकोट प्लांट में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, ये सब हम अच्छी तरह से पहले ही वीडियो से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और इस वीडियो में भी आपको कुछ सिम्टम्स बताना चाहूँगा जिससे कि आप पहचान सकेंगे कि कौन सा प्लांट डाइकोट है, कौन सा प्लांट मोनोकोट है। तो सिंपली अगर आप किसी प्लांट के लीफ को देखेंगे तो अगर उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है तो भी वो प्लांट डाइकोट प्लांट है। मोस्टली जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है वो डाइकोट प्लांट के अंदर होता है। मोनोकोट में आपको पैरेलल वेनेशन दिखाई देता है। अगर आप फ्लावर देखें तो अगर टेट्रा या पेंटामेरस फ्लावर हैं तो ये पता चलता है कि जो प्लांट है जिस पर वो फ्लावर लगा हुआ है वो डाइकोट प्लांट है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इनके ओव्यूल्स को देखें या हम बात करें इनके एम्ब्रियो को, तो उसमें 2 कोटिलिडन्स होता है। इनके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स होता है और इसीलिए नाम दिया गया है डाइकोटिलिडन्स। डाई मीन्स 2 कोटिलिडन प्रेजेंट है। अगर एक सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होता तो इसे हम मोनोकोटिलिडन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो क्लास डाइकोटिलिडन्स के अंदर रखा गया, सब क्लास गैमोपेटेली के अंदर रखा गया। यानी इनके अंदर जो फ्लावर के अंदर जो पेटल्स हैं वो फ्यूज हैं, यानी आपस में वो फ्री नहीं है। अगर फ्री होते तो उसे पॉलीपेटली के अंदर रखा जाता, लेकिन ये फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, संयुक्त हैं, तो उसको रखा गया है गैमोपेटेली के अंदर। सीरीज बाइकार्पेलेटी के अंदर, बाई मीन्स 2, ठीक है, डाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2, और कार्पेलेटी यानी कार्पल्स को शो कर रहा है। अगर 2 कार्पल है तो बाइकार्पेलेटी के अंदर। ओवरी सुपीरियर है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि सीरीज बाइकार्पेलेटी के अंदर ओवरी सुपीरियर है और कार्पल्स की संख्या 2 है। ठीक है, मोस्टली आपको बाइकार्पेलेटी यानी 2 कार्पल्स वाले दिखाई पड़ेंगे। ऑर्डर यहाँ पर है जिनेंशियल्स। ठीक है, जिनेंशियल्स ऑर्डर है।
और इसी ऑर्डर के अंदर आता है फैमिली एपोसाइनेसी। तो ये पूरा है सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं कि किसी फैमिली के अंदर कितने जेनेरा है, कितने स्पीसीज हैं, और वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और मोस्टली वो किस रीजन में रहना पसंद करते हैं या किस रीजन में वो ग्रो करते हैं। टेम्परेट रीजन है या ट्रॉपिकल रीजन है, यानी ग्रोइंग पॉइंट इन्वायरमेंट भी हम देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में नोट कीजिए, दिस इज द लार्ज फैमिली। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आप लगभग कई सारी फैमिली को लार्ज बता चुके हैं। आप ये समझ लीजिए लार्ज फैमिली में से एक ये भी, ठीक है। अब कोई फैमिली, अब यहाँ पर इसमें 300 जेनेरा है और इसमें लगभग 1300 स्पीसीज है, तो ये लार्ज फैमिली के अंदर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द लार्ज फैमिली कंटेनिंग अबाउट 300 जेनेरा। ये वैल्यू आपको अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दिखाई दे सकती हैं, कुछ आगे पीछे हो सकती है, नई नई डिस्कवरी चलती रहती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और उसके बाद स्पीसीज लगभग 1300 स्पीसीज है। द प्लांट्स आर कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये जो प्लांट्स हैं पूरे वर्ल्ड में विश्वव्यापी हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है विश्वव्यापी, यानी पूरे वर्ल्ड में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट चीफली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन। चीफली यानी मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, जहाँ थोड़ा गर्मी होती है, थोड़ा गर्म इन्वायरमेंट होता है। ये हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, और सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर हम 4 कैरेक्टर्स देखते हैं किसी भी प्लांट के। नंबर 1 हैबिट, नंबर 2 रूट, नंबर 3 स्टेम एंड नंबर 4 लीफ। सबसे पहले बात करते हैं हम हैबिट के बारे में। द प्लांट्स आर लार्ज मीडियम साइज ट्री, यानी ये जो प्लांट है बड़े बड़े प्लांट होते हैं। फैमिली एपोसाइनेसी के अंदर जो प्लांट आते हैं बड़े बड़े प्लांट होते हैं। और इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कनेर आपने देखा होगा, आपके आसपास कहीं नहीं कहीं कनेर का जो पेड़ है उसमें फ्लावर, येलो कलर के फ्लावर्स लगे रहते हैं। डायग्राम्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इनके फ्लावर्स को इनके स्टेम्स के जरिए से वहाँ पर तोड़ने की कोशिश करो तो आपको यहाँ पर लेटेक्स भी दिखाई देता है, यानी दूध, मतलब मिल्की लेटेक्स, दूध की तरह कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है, उसी को कहा जाता है मिल्की लेटेक्स। तो मतलब वो भी इसमें शो होता है। उनकी लीफ को, स्टेम को अगर आप तोड़ोगे तो उसमें लेटेक्स भी निकलता है। तो हैबिट में द प्लांट्स आर लार्ज मीडियम साइज होता है, यानी ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है प्लांट। और इसका एग्जाम्पल है एलेस्टोनिया स्क्लोरिस, ठीक है, एलेस्टोनिया स्क्लोरिस, जो कि एक ट्री का एग्जाम्पल है। और श्रब्स का एग्जाम्पल, श्रब्स के एग्जाम्पल में आपको दिखाई देगा थिवेटिया नेरीफोलिया, ये एक ही स्पीसीज है थिवेटिया नेरीफोलिया, और दूसरा नेरियम ओडोरम। दोस्तों नेरियम, मैंने आपको कहा था इस फैमिली को हम नेरियम फैमिली के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि नेरियम की लगभग सभी स्पीसीज इसके अंदर आती हैं। तो नेरियम एक श्रब्स है, ठीक है। और वुडी क्लिम्बर्स भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अगर ट्रीज हैं तो वुडी लाइक स्ट्रक्चर, यानी इनका स्टेम भी वुडी भी होगा। और हर्ब्स भी इसमें एग्जाम्पल के लिए हर्ब्स भी आपको दिखाई देंगे, जैसे कि वेनिका रोजिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फैमिली में आपको श्रब्स भी मिलते हैं, हर्ब्स भी मिलते हैं और ट्रीज भी मिलते हैं, ठीक है। हर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल सॉफ्ट ग्रीन स्टेम रहता है उनका, वो हर्ब्स होते हैं, ठीक है। श्रब्स ऐसे होते हैं जैसे मतलब छोटे वाले ट्री होते हैं, ठीक है। यानी आप समझ लीजिए कि स्टेम तो उनका लगभग वुडी होता है, लेकिन छोटे होते हैं वो, और ट्रीज बड़े बड़े होते हैं। अब हम बात करते हैं रूट के सिस्टम के बारे में, यानी इनकी जड़ें कैसी होती हैं इन प्लांट की। तो रूट, इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। अगर डाइकोट प्लांट है तो आप समझ जाइए कि टैप रूट सिस्टम है। और मोस्टली डाइकोट प्लांट के अंदर अगर आप उनका रूट देखेंगे तो वो टैप रूट होता है और ब्रांच्ड होता है, यानी ब्रांचिंग भी इसमें पाई जाएगी। स्टेम की बात की जाए तो स्टेम हर्बेसियस होता है, यानी सॉफ्ट और ग्रीन भी होता है, वुडी भी होता है, क्योंकि ट्रीज पाए जा रहे हैं तो वुडी भी, हर्ब्स पाए जा रहे हैं तो हर्बेसियस। एंड ब्रांच्ड होता है, यानी ब्रांचिंग भी आपको, और इरेक्ट होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल कॉमन है। और अगर आप किसी ऐसे केस में फंस गए एग्जाम पेपर में कि भाई ये फैमिली तो मुझे आती नहीं है, तो एटलीस्ट आप उसके बारे में कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो आप लिख सकते हैं। लगभग आप देखेंगे इरेक्ट होता है सभी का स्टेम, तो कुछ ऐसे पॉइंट आप याद कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ ये फैमिली मुझे अच्छी तरह से नहीं आती है, तो आप उसके बारे में मैक्सिमम कई सारे पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लैब्रस होता है, यानी किसी भी तरह का हेयर लाइक, स्टेम पर किसी भी तरह का हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं दिखाई देगा। सॉलिड होता है, मजबूत होता है, और ग्रीन विथ लेटेक्स, यानी आपको ग्रीन कलर का स्टेम भी दिखाई देगा। और अगर आप उसे ब्रेक करते हैं, कहीं से तोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, लेटेक्स, दूध की तरह कुछ निकलेगा, जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं, मिल्की लेटेक्स। लीफ की बात की जाए तो सिंपल होती है लीफ, पिट्यूलेट होती है, यानी पिट्यूल भी प्रेजेंट रहता है। अगर आप उसको फिलोटेक्सी देखें, यानी अरेंजमेंट, तो उसमें आप देखेंगे अपोजिट
एक इधर अपोजिट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बीच में स्टेम रख दिया जाए, एक लीफ इधर है इस साइड, एक लीफ जस्ट उस साइड है, यानी दोनों एक ही जगह पे हैं, लेकिन एक इस साइड है एक इस साइड, अपोजिट होते हैं, रूल्ड होते हैं, यानी एक चक्र में आपको दिखाई देंगे कई बार, अल्टरनेट होते हैं, यानी एक के बाद एक, जैसे ये स्टेम हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर तो एक यहाँ पर, अल्टरनेट, एक के बाद एक के बाद एक, इस तरह से भी होते हैं। इस तरह की भी फिलोटेक्सी पाई जाती है। एक्स स्टिपुलेट होते हैं, यानी कई बार ऐसा होता है कि स्टिप्यूल, मोस्टली स्टिप्यूल अब्सेंट होता है, एक्स का मतलब क्या, अब्सेंट, और कई बार ऐसा होता है स्टिप्यूल प्रेजेंट भी होता है। ठीक है, तो स्टिप्यूल अब्सेंट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, और मोस्टली में स्टिप्यूल अब्सेंट रहता है। करेक्ट। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। लीफ के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, लेकिन किस तरह का, यूनिकोस्टेट, यानी कि जैसे आप लीफ के अंदर ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो वेन्स जा रही हैं वो एक तो मार्जिन के जाते जाते ही मुड़ जाएंगे, यानी मार्जिन की तरफ जाते जाते लीफ के वो मुड़ जाएंगी, और इस तरह का वेनेशन कहलाता है यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। और लीफ को भी आप ब्रेक करोगे तो वहां पर भी आपको एक मिल्की लेटेक्स दिखाई देगा। तो ये है दोस्तों फैमिली एपोसाइनेसी का सिस्टमेटिक पोजीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इनके फ्लोरल कैरेक्टर के बारे में, इसको फटाफट नोट कीजिए। स्टूडेंट हेडिंग डाल लीजिए फ्लोरल कैरेक्टर। फैमिली एपोसाइनेसी के फ्लोरल कैरेक्टर के अंदर हम देखने वाले हैं सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, यानी पूरे फ्लावर का एक गुच्छा होगा जिसका अरेंजमेंट हम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद फ्लावर्स को स्टडी करेंगे, मतलब एक पर्टिकुलर एक सिंगल फ्लावर को स्टडी करेंगे उसके सिमेट्री के बेस पर कि वो किस तरह का फ्लावर है। फिर उसके बाद उस फ्लावर के पार्ट्स जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, और इसी के बीच आपका अगर टॉपिक क्लियर नहीं है, एस्टिवेशन क्या है, प्लेजेंटेशन क्या है, ये जो बेसिक है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब क्लियर नहीं है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आप प्रॉपर तरीके से ये नहीं समझ पाएंगे। कि अभी मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस होता है। तो ये सब बेसिक आपका क्लियर है तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो अभी तक यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या है, इन्फ्लोरेसेंस किसी भी प्लांट पर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उनका अरेंजमेंट ही इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसमें मोस्टली फैमिली एपोसाइनेसी में आपको साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देगा, आइदर टर्मिनल भी होता है, एक्सिलरी में भी साइम, वो साइम भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैरिसा के अंदर आपको साइम टाइप का, और कई बार आपको अम्बलेट टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है, अम्बलेट साइम, और ऐसा दिखाई देगा आपको राउफेलिया में। ठीक है, राउओल्फिया, सर्पेंटाइन आपने सुना होगा। फ्लावर की बात करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस में मोस्टली आपको ध्यान रखना है साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर की बात करते हैं, यानी अभी तक हमने एक फ्लावर के गुच्छे को देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक सिंगल फ्लावर की स्टडी को। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट लगाएंगे, अगर ब्रैक्ट अब्सेंट है तो ई ब्रैक्टिएट लगाएंगे। यानी कि इन फैमिली के अंदर जो फ्लावर्स पाए जाते हैं उसमें दोनों कंडीशन पाई जाती है, ब्रैक्ट प्रेजेंट भी रहता है और ई ब्रैक्टिएट होता है, यानी ब्रैक्ट अब्सेंट भी होता है। पेडिसल प्रेजेंट है यानी पेडिसलेट फ्लावर है। कंप्लीट होता है यानी कि उसमें सभी तरह के वोल्स, असेंशियल वोल और इसेंशियल, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये सब प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है कंप्लीट फ्लावर। हर्मेफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि एंडोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है हर्मेफ्रोडाइट। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन पाई जा रही है, दैट मीन्स एक्टिनोमॉर्फिक यानी सिमेट्री के बेस पर अगर आप किसी फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें, अगर वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, यानी आप एक फ्लावर को बीच में रख करके किसी भी प्लेन से कट करने की कोशिश करें, तिरछा काटें या इधर से काटें या बिल्कुल बीचों बीच ऐसे काटें, अगर वो दो इक्वल पार्ट में कट रहा है दैट मीन्स वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है और उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि जाइगोमॉर्फिक नहीं पाया जाता, मोस्टली फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक शो करते हैं और रेयरली जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी होता है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फ्लावर सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होता है जहाँ से उसे आप दो प्लेन में कट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही वो जगह होती है जहाँ से आप किसी फ्लावर को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फ्लावर जो होता है वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस होता है। ठीक है, मोस्टली आपको जो फ्लावर दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डाइकोट के अंदर टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर होगा, रेगुलर होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर हाइपोगाइनस होगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कैलिक्स, अब हम एक सिंगल यूनिट को स्टडी करें, कैलिक्स की बात करें यानी इसमें सेपल्स की संख्या कितनी है, तो सेपल्स 5 होते हैं और रियरली 4। ठीक है, बहुत कम ऐसी कंडीशन आती है कि 4 सेपल्स हों, यानी मोस्टली में जो सेपल्स होंगे वो 5 होंगे। गैमोपेटलस कंडीशन यहाँ पर पेटल की जगह आना चाहिए था सेपल्स,
तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर आप लगाएंगे गैमोसेप्लस कंडीशन, ठीक है। गैमोसेप्लस यानी सेपल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो उसको कहा जाता है गैमोसेप्लस कंडीशन। यही होता है जब आप किसी चीज़ को अच्छे से स्टडी करते हैं, आपको पता है कि भाई यहाँ पर पेटल्स का क्या काम है, यहाँ तो सेपल्स को स्टडी कर रहे हैं। कैलिक्स को स्टडी करना मतलब सेपल्स को स्टडी करना, कितने सेपल्स हैं और वो सेपल्स आपस में फ्यूज हैं, फ्री हैं, ये सब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ गैमोपेटलस, यानी कि जिस बुक से मैंने ये लिखा हुआ था वो गलत है, वहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हुई है। तो हम अपनी मिस्टेक को भी पहचान जाते हैं जब हम अच्छे से स्टडी करते हैं किसी चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है गैमोसेप्लस, यानी सेपल्स आपस में फ्यूज हैं और डीपली लोब्ड हैं, और ये लोब्ड होकर के इसमें जो एस्टिवेशन आपको दिखाई देगा वो क्यूनिक्यूंसियल टाइप का और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको दिखाई देगा। एस्टिवेशन का टॉपिक हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, आप अंदर जाकर चैनल के देख सकते हैं। कोरोला की बात करें तो पेटल्स इसमें 5 दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पर आता है गैमोपेटलस, ये बिल्कुल सही है क्योंकि कोरोला को स्टडी करना मतलब पेटल्स को देखना, पेटल्स की संख्या, पेटल्स के नेचर के बारे में, पेटल का एस्टिवेशन देखने के बारे में। तो पेटल्स 5 है, रेयरली 4 है। गैमोपेटलस कंडीशन यानी यहाँ पर पेटल्स फ्यूज है और ये पेटल्स ट्यूबुलर, एक आपस में फ्यूज होकर के एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फनल शेप में बना लेते हैं। तो ट्यूबुलर और फनल शेप में दिखाई देंगे और ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। कोरोला के अंदर जो पेटल्स हैं, पेटल्स जो है होते हैं वो सब के सब ट्विस्टेड और रेयरली वेलवेट एस्टिवेशन भी आपको दिखाई देगा। तो मोस्टली ट्विस्टेड शो करते हैं और कुछ वेलवेट एस्टिवेशन, यानी आपस में टच तो होंगे, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। एंड्रोशियम, ये दोनों क्या है, असेंशियल वॉल्स, यानी इनके फ्लावर में होने या ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये दो ऐसे हैं इसेंशियल वॉल्स, यानी रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं इसेंशियल वॉल्स, फ्लावर का जो सेकंड वॉल है, इसेंशियल वॉल्स। तो एंड्रोशियम की बात करें तो इसमें स्टेमेंस की संख्या कितनी है, मोस्टली आपको 5 स्टेमेंस दिखाई देंगे, रेयरली 4, बहुत ही कम ऐसी कंडीशन होती है जिसमें 4 तरह के 4 स्टेमेंस होते हैं। इपीपेटलस होते हैं और विद शॉर्ट फिलामेंट, यानी जो एंथर और फिलामेंट होता है, फिलामेंट छोटे होते हैं और एंथर जो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। इंट्रोस कंडीशन में द एंथर्स में बी फ्री, और ये एंथर्स फ्री भी होते हैं, यानी पॉलीएंड्रस। गाइनोशियम की बात करते हैं, हमने एंड्रोशियम के बाद, ये मेल यूनिट है फ्लावर का, अब हम गाइनोशियम की बात करते हैं। तो यूजुअली 2 कार्पल्स होगा और इसीलिए हमने इसको बाई कार्पेलिटी के अंदर रखा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन से भी हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, फ्लोरल फॉर्मूले के जरिए भी हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। यूजुअली 2 कार्पल्स हैं, बाई कार्पेलिटी कंडीशन है। मोस्टली आपको सिन कार्पस दिखाई देंगे, यानी कार्पस, ये जो कार्पल होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। और समटाइम्स यूनाइटेड, संयुक्त होते हैं किसके साथ, स्टाइल के साथ ओनली। कई बार ऐसा होता है समटाइम्स यूनाइटेड विद स्टाइल्स ओनली। एंड ओवरी सुपीरियर है क्योंकि हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, ठीक है। सम टाइम्स इन्फीरियर भी होता है, लेकिन समटाइम्स, ध्यान रखना, रेयरली ऐसा केसेस में होता है। When sin carpus ovary may be one celled with parietal presentation, अगर ओवरी सिन कार्पस है तो वहाँ पर आपको अगर वन सेलिड यानी एक सेल में होगा, सिंगल सेल में, तो वहाँ पर पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और 2 सेलिड होगा विथ एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर 2 यानी 2 कोशिकाओं से 2 सेलिड है तो यहाँ पर एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देता है। व्हेन एपोकार्पस, यानी अब कार्पल्स जो है वो फ्यूज नहीं है, फ्री है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इच ओवरी इज 1 सेलिड, और सब अगर ओवरी 1 सिंगल सेलिड है तो वहाँ पर आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में काफ़ी वेरिएशन दिख रहा है ओवरी के अंदर, ठीक है। गाइनोशियम के अंदर अगर आप प्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे तो उसमें पैराइटल प्रेजेंटेशन भी दिखाई देगा, एक्साइल प्रेजेंटेशन भी दिखाई देगा और मार्जिनल प्रेजेंटेशन भी आपको दिखाई देगा। फ्रूट, ए ड्राई और फ्लैशी ड्रूप बेरिश, इसमें इस तरह का फ्रूट पाया जाता है और शीड एंडोस्पर्मिक होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है विंका रोजिया। यह डायग्राम आप एग्जाम पेपर में बना सकते हैं, अगर एग्जाम्पल के साथ आप शो करना चाहते हैं, फ्लोरल डायग्राम भी शो करना होता है, तो इस फैमिली में सबसे बेस्ट और इजी डायग्राम यही है विंका रोजिया का, आप इसको एग्जाम पेपर में बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसको भी आप नोट करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। सो गाइज फाइनली देखते हैं फैमिली एपोसाइनेसी का फ्लोरल फॉर्मूला और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फ्लोरल फार्मूला में आप ध्यान से देखें तो हमने देखा था कि मोस्टली फ्लावर्स जो थे वो एक्टिनोमॉर्फिक थे, सिमेट्री के बेस पर, यानी रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे, इसलिए हमने ये साइन लगाया हुआ है एक्टिनोमॉर्फिक। मोस्टली फ्लावर बाइसेक्सुअल थे, दैट मीन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर में प्रेजेंट था, जिसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल के लिए। कैलिक्स की संख्या मोस्टली 5 और रेयरली 4 थी, लेकिन मोस्टली 5 थे। और ये जो
यहाँ पर सेपल्स थे वो आपस में फ्यूज थे, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लगाते हैं। ठीक है, गैमोसेपलस कंडीशन थी इसलिए हम इसको फ्यूज करते हैं। कोरोला हम देखते हैं यहाँ पर जो पेटल्स की संख्या है मोस्टली 5 और ये आपस में फ्यूज थे यानी गैमोपेटलस कंडीशन थी, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में भी लगाते हैं। हमने देखा एंड्रोशियम भी यहाँ पर आपस में जुड़े हुए हैं और 5 है, उनकी संख्या मोस्टली 5 है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लगाया हुआ है। अब यहाँ पर एंड्रोशियम से ये जो एरो का निशान है हमने देखा इपीपेटलस कंडीशन पाई जा रही है। इपीपेटलस पेटल्स के ऊपर से जो है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे एंड्रोशियम, तो ये हमने इसलिए लगाया हुआ है साइन। गाइनोशियम में 2 कार्पल्स थे यानी यहाँ पर 2 कार्पल्स लगाया हुआ है, और सिन कार्पस थे यानी आपस में फ्यूज थे तो ब्रैकेट में लगाया हुआ है। ओवरी सुपीरियर है तो हम नीचे ये शाइन लगाते हैं, अगर इन्फीरियर होता तो हम ये शाइन ऊपर की तरफ लगाते इस तरह से। तो ये है फ्लोरल फॉर्मूला जिसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले आता है ओलियंडर। ओलियंडर की बात करें तो जैसे नेरियम इंडिकम, इसका हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल में। ये कई बार अलग से अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए एपोसाइनेसी का, फैमिली एपोसाइनेसी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस 2 नंबर में पूछा जाए तब आप ये लिख सकते हैं। 4 नेम तो आप एटलीस्ट लिखेंगे। ओलियंडर ऑर्नामेंटल प्लांट है। रावोल्फिया सर्पेंटाइना, इसके जो रूट से मेडिसिन बनाया जाता है। जो मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रूप से ग्रस्त जो रोगी हैं, उनको जो है ये मेडिसिन दी जाती है इनके रूट से यानी जड़ों से। रावोल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ों से मेडिसिन बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है। एक है प्लूमेरिया एक्यूटिफोलिया, ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है और ऑर्नामेंटल पर्पस से ही इसको गार्डन वगैरह में या घरों के आगे सजावटी पौधे के रूप में लगाया जाता है। येलो ओलियंडर, इससे हम भली भांति परिचित हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट है ये भी। कनेर आपने सुना होगा, येलो कलर का जो होता है और ये लेटेक्स शो करता है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें, इसके स्टेम को या इसके पेडिसल को ब्रेक डाउन करें तो वहाँ से एक लेटेक्स शो मिल्की लेटेक्स निकलता है। विंका रोजिया की बात करें तो ये भी ऑर्नामेंटल है। ये मतलब मोस्टली आपको ऑर्नामेंटल और कुछ मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट्स इसमें दिखाई देंगे। तो ये था हमारा फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। नेक्स्ट वीडियो होगा फाइलम कॉर्डेटा से स्नेक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।